नमस्कार दोस्तों, चैन नेट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नया करंट अफेयर आपके लिए लेके आए हैं जो न्यूज़ इन शॉर्ट्स प्रोग्राम के तहत आपको पढ़ाया जाएगा। इससे पहले हमारा जो न्यूज़ इन शॉर्ट प्रोग्राम है उसमें कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके लिए पिछले विवरण में दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो कृपया चयनगढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाएँ, चयनगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें प्लेलिस्ट में जाके आप उसको वीडियोज़ की श्रेणी में जाके न्यूज़ इन शॉर्ट प्रोग्राम देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे से कोई भी वीडियो जो आप तक पहले पहुंच पाएगी। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई भी यहाँ पर प्रोग्राम जब भी अपलोड होगा या जब भी यहाँ पर प्रोग्राम लाइव चलते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा और उसके लिए आप मुस्तैदी से तैयारी के साथ आप बैठ पाएंगे और क्लास का पूरा इंजॉय कर पाएंगे, क्लास का 100% दे पाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज का प्रोग्राम जो है हाल ही में हुए नक्सली जो अटैक हुआ है, नक्सलियों द्वारा जो अटैक हुआ है छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा और बीजापुर जिले में हाल में ही जो अटैक हुए हैं उससे संबंधित है। तो हम उसको तो बताएंगे, साथ ही साथ जानेंगे नक्सलवाद समस्या क्या है, ये कब शुरू हुई, इसके कारण क्या है और इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण तथ्यों पर हमारी नज़र रहेगी। देखिए दोस्तों, हाल ही में आपको बताऊं, हाल ही में छत्तीसगढ़ में सुकमा व बीजापुर जिलों, देखिए ये दोनों जो जिले हैं वो जो है बहुत ही बड़ा नक्सल का जो मेन बेल्ट कोर बेल्ट माना जाता है। जिलों की सीमा पर स्थित सिलगेर गांव, ये गांव है जहां पर अटैक हुए हैं। में नक्सलियों के हमले 22 जवानों के शहीद होने से नक्सलवाद एक बार फिर चर्चा में है। ये बहुत ही बड़ी त्रासदी है कि हमारे जो 22 जाबाज जवान हैं उनको नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया है। ऐसी घटना छत्तीसगढ़ में पहली बार नहीं हुई है, इसके पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है जैसे कि आप जानते हैं। जैसे विगत वर्षों में छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा, ये भी बहुत ही ज़्यादा रेड जोन में आता है, बहुत ही ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र ये भी है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है ये। में लगभग 76 जवान शहीद हुए थे। इस घटना पर सारा देश रोया था, आपको पता है। ये बहुत ही बड़ी त्रासदी थी देश के लिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो हैं एक प्रकार के नपुंसकता को दृष्टिगोचर करती है और उनके इरादे को, खराब इरादे को दृष्टिगोचर करती है, क्योंकि ये देश के ही अंग है लेकिन अपने देश में अपने जवान पर हमला करने का कायराना किस्सा इनका शुरू से इनके हिस्से रहा है और ये बहुत ही बड़ी विडंबना है हमारे साथ। नक्सली सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। वर्तमान समय में नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा जो है, इंटरनल सिक्योरिटी है के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ। देखिए जो भी होता है, जो सीमा पर लड़ाई होती है वो इंटरनेशनल खतरा है, वो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए होती है, क्योंकि हमारे देश का एक भौगोलिक इकाई है, उसमें जो कोई अगर प्रवेश करना चाहेगा, इन्वेडर्स होंगे तो उसके लिए तो हमारी सेना मुस्तैद है। लेकिन देश के अंतर्गत, देश के अंदर में जो समस्याएं हो रही है ये बहुत बड़ी बात है और इसका समाधान बहुत ही आवश्यक है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में जरूर कमेंट करिए। इनका प्रभाव 21 राज्यों के लगभग 250 जिलों में है। इन नक्सलियों का प्रभाव इतने जिलों में लगभग है, ये आपको जानना है। इतना ही नहीं, इन प्रभावित क्षेत्रों को लाल गलियारे, हम उसको रेड कॉरिडोर के नाम से जानते हैं या जाना जाता है। इन क्षेत्रों में ही सुरक्षा बलों पर हमला, रेल ट्रैकों में तोड़फोड़ एवं समानांतर सरकार बनाने जैसी गतिविधियां देखने को मिलती है। यहाँ समानांतर सरकार का मतलब है कि सरकार के पैरेलल एक सरकार वो चलाते हैं, वो सरकार के नियम को नहीं मानते हैं, सरकार के नियमों से उनको जानबूझ के तोड़ते हैं। यहाँ तक कि सरकार के साथ साथ देश में अन्य जो भी क्रियाकलाप है उनसे अपने आप को दूर रखना ही हितकर समझते हैं, ये ऐसा उनका सोच रहता है। और ये क्या करते हैं, सरकार को बार बार परेशान करने के लिए, सरकार को अपना एहसास दिलाने के लिए सुरक्षा बलों पर हमला करेंगे। सरकारी संपत्ति है, जैसे रेलवे ट्रैक होगा या सड़क बना रहा है कोई मजदूर, या सरकार जो कोई भी योजना के तहत अगर उस क्षेत्र में विकास करना चाहती है तो उनको ये अवरोध करते हैं, ये इनका पेशा है। अब देखिए नक्सलवाद का थोड़ा इतिहास जानते हैं कि आखिर नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई, नक्सलवाद कब आया, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमको होनी चाहिए। यहाँ देखिए, भारत में 1967 में पश्चिम बंगाल जो जिला है, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी, देखिए नक्सलवाड़ी गांव से ही नक्सल जो टर्म है वो जुड़ा हुआ है, ये इसी से इसकी शुरुआत हुई है, नक्सलवाड़ी गांव से, इसलिए उसको नक्सलवाद कहा जाता है। में नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी। यहाँ आज़ादी के 2 दशक बाद भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा जो तबका है वो किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी शोषण का शिकार हैं तथा चंद स्वार्थी, यहाँ देखिए स्वार्थी से मतलब उन लोगों से है जो इनके जो हिस्से में है या इनका जो अधिकार है उसको वे हस्तगत करते हैं। इनके अधिकारों पर, इनके जो भी इनको सरकार द्वारा मिलती, जो इनको नेचुरल प्राप्त होना चाहिए था, उन पर इनका अधिकार है, इन्होंने उसको जबरदस्ती कब्जे में रखा हुआ, इसी को हम स्वार्थी बोल रहे हैं।
संपन्न व शक्तिशाली लोगों की सत्ता, संपन्न शक्तिशाली लोग मतलब नेता भी हो सकते थे, उस क्षेत्र के धनाढ़ लोग भी हैं, या जो भी आप कहें जो तस्करी करते हैं वो भी इनमें शामिल हो जाएंगे। उद्योग व जमीनों पर सामंतवादी पकड़ बनी हुई। सामंतवादी का मतलब है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, किसी के पास थोड़ी भी भूमि नहीं है जिससे वो अपना गुजारा कर सके। इससे छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका सशस्त्र विद्रोह है, और यही कारण है कि प्रारंभ में इसमें बड़ी संख्या में पढ़े लिखे बुद्धिजीवी छात्र भी जुड़े। कहने का अर्थ है कि इनको अपने अधिकार चाहिए, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, हालांकि उन्होंने गलत जरूर किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने सशस्त्र विद्रोह का रुख अपनाया, का तरीका अपनाया और उसकी तरह रुख किया। और सबसे पहले आपको जानना ये भी है कि बुद्धिजीवी छात्र भी इससे जुड़े रहे, जो इस अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि शिक्षित जो बुद्धिजीवी छात्र हैं उनको देश के आर्थिक विकास में, राजनीतिक विकास में, सामाजिक विकास में योगदान देना चाहिए था, न कि इन तरह का जो काम, इस तरह का जो काम है जो देश को हमेशा पीछे जड़ता है, पीछे छोड़ता है, लोगों को हमेशा अधोगति की ओर ले आता है, उसमें वे संलग्न रहे हैं। नक्सलवाद, माओवाद, मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रभावित लोगों का उग्र समूह है। उग्र का मतलब वो ज़्यादा हिंसक है। ये लोकतंत्र तथा संविधान में थोड़ा भी विश्वास नहीं करते। इनके लिए न लोकतंत्र है न संविधान है। इनका मानना है कि सत्ता तक केवल हिंसा के बल पर ही पहुंचा जा सकता है। भाई ये तो बहुत बड़ी बात कर दी, हिंसा के बल पर सत्ता तक पहुंचना, ये अपने आप में बता रहा है, इनकी सोच को दर्शा रहा है कि किस प्रकार के ये कुख्यात सोच के व्यक्ति हैं या लोग हैं। सत्ता बैलेट से नहीं बुलेट से प्राप्त की सकती। इनका कहना है कि हमें ज़रूरत पड़ी तो हम बुलेट का सहारा लेंगे, मतलब गोली से हम सत्ता तक जाएंगे। हम चुनाव के माध्यम से नहीं, लोकतंत्र के माध्यम से नहीं, गोली के माध्यम से जाएंगे। ऐसी विचारधारा इनकी है। आज का नक्सलवाद पूर्व सोवियत संघ के वामपंथी आंदोलन, आपको पता होगा सोवियत संघ जो है वामपंथी आंदोलन वहाँ चला था, लेकिन उससे यह प्रभावित न होकर कहाँ है, माओवाद चीन से प्रभावित है। मौजूदा माओवादी हिंसा और ताकत के बल पर समानांतर सरकार बनाने के पक्षधर हैं। इसके अलावा अपने उद्देश्य के लिए किसी प्रकार की हिंसा को उचित मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारा कोई भी जो डिमांड है वो हिंसा से ही प्राप्त करेंगे, उसको सही मानते हैं। उनकी नज़र में ये सही है। पिछले कुछ वर्षों में नक्सलवाद का नया स्वरूप शहरी नक्सलवाद, जिसको अर्बन नक्सल्स बोलते हैं, बड़ी तेजी से उभरा है। ये शहरों में रहने वाले ऐसे लोग हैं जो प्रत्यक्ष रूप से क्या है, नक्सलवादी के प्रति, नक्सलवादी जो लोग हैं, नक्सली लोग हैं नहीं है, लेकिन नक्सलवादी संगठनों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। कहने का मतलब है कि जुड़े नहीं हैं उनसे, लेकिन किसी भी तरह से बौद्धिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर ये क्या करते हैं, उनके प्रति सहानुभूति रख रहे हैं। मतलब माना जाए तो ये भी क्या है, एक तरह से नक्सली के ही पर्याय है, नक्सली ही हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये नक्सलवाद की जो समस्या है इसकी उत्पत्ति के क्या कारण रहे थे। देखिए, कोई भी अगर विचारधारा उत्पन्न होती है तो उसके पीछे बहुत सारे सैद्धांतिक पक्ष होते हैं, कुछ आर्थिक पक्ष जरूर होते रहेंगे, क्योंकि कोई भी विचारधारा अचानक नहीं आती है, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है। यहाँ देखिए, वो जो क्षेत्र है, आप देखिए छत्तीसगढ़ का क्षेत्र में मैप दिखाऊंगा, उसको देखना कि उस क्षेत्र में बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, संसाधन है लेकिन वो ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। तो उनके लिए क्या कर रहा है, उनको अगर भौतिक मूलभूत सुविधाएं उनको मिलती तो वैसा नहीं बन पाते। खैर वो बात की बात है। यहाँ देखिए, पहले कारण जानते हैं। आदिवासियों के प्रति राजनीतिक और सामाजिक उपेक्षा, ये हमने गलती की है। हमने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, उनके योजनाओं के प्रति, उनके डिमांड के प्रति उदासीनता हमारी बनी रही। सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है जो इस तरह के विद्रोह का कारण बना। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर उनकी मूलभूत सुविधाएं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को अगर हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, उनकी ज़रूरतों को अगर हम कर पाते हैं, ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, तो शायद समस्या नहीं हो पाती। लेकिन हम यहाँ पर पूरी तरह से फेल हुए। यही कारण है कि ये अपनी जड़ी मजबूत करते चली गई, या इस तरह के जो लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, उन्होंने वहाँ के नागरिकों को अपने कब्जे में ले लिया और विचारधारा के तौर पर उनको अपने में फांस लिया और उनको नक्सली बनने की ओर, आगे की ओर अग्रसर किया। उनको नक्सली बनाने का लक्ष्य उन्होंने अपना लिया। भारत के प्रभावित राज्यों में समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों के संरचनात्मक उत्थान के लिए राजनीतिक दलों की अच्छा। यहाँ देखिए, राजनीतिक दल जो है शुरू से ही जो है, राजनेता जो है वो राजनीति के चक्कर में क्या करते हैं कि बहुत सारी जरूरत की चीज़ें जानते हैं कि यहाँ पर जरूरत है, आवश्यक है, लेकिन वो क्या करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते थे। ये भी एक कारण है नक्सलवादी उत्थान के लिए। आदिवासी समुदाय द्वारा राजनीतिक भागीदारी का अभाव। देखिए, राजनीति में जो है आदिवासी समुदाय बहुत ही निम्न भाग लेता है। उसका कारण जो भी रहा हो, या तो हम उसको मुख्य धारा में नहीं जोड़ पाए, या तो हम अक्षम हैं, या वो उसके प्रति जागरूक नहीं है। लेकिन दोनों काम हमारा दायित्व बनता है, सरकार का दायित्व है कि उन दोनों तरफ से उनको सक्षम किया जाए। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में गरीबी और आर्थिक असमानता भी नक्सलवाद की प्रवृत्ति को बढ़ाया है। खनन और औद्योगिक गतिविधियों के कारण भूमि और जल संसाधनों के विनाश के रूप में
पर्यावरणीय क्षति। कहने का अर्थ है कि नक्सवाली जो क्षेत्र है, जो दनकारण पहाड़ है, जहाँ बड़ी बड़ी जो वहाँ पर मिनरल रिच एरिया है, तो यहाँ पर जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, बहुत बड़े बड़े खान है, उसका तो खुदाई होता है उसका खान का, लेकिन उनका लाभ इन यहाँ पर बसे लोगों को नहीं मिल पाता है। इसके कारण भी क्या है, वहाँ पर गरीबी है और आर्थिक असमानता तो रहेगी ही। यही कारण है कि इन्होंने बंदूक उठा लिया या उठाने पर मजबूर हो गए, लेकिन इनका कोई ना कोई नेता होगा, मानसिक तौर पर इनको क्या किया होगा, अपने कब्जे में ले लिया होगा, इन्होंने इनको बंदूक उठाने पर मजबूर किया होगा, ऐसा है। लेकिन पूरी बात की जाए तो कहीं न कहीं कमी सरकारों की रही है। इसी कारण क्या हुआ, ये पर्यावरण ये माहौल में रहना चाहते थे, लेकिन उनके संसाधनों पर हस्तक्षेप करना, उसको हस्तगत करना, इसका एक कारण रहा है। मूलभूत सुविधाओं का अभाव, जैसे शिक्षा, अब देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, स्वच्छता और भोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव ने भी उनके दिलो दिमाग में सरकार के प्रति विद्रोह ही उत्पन्न किया है। कहने का अर्थ है कि जो भौतिक पदार्थों की जो तक पहुंच होनी चाहिए, जो मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, स्वच्छता, भोजन, पानी, मकान इत्यादि मूलभूत सुविधाएं, वहाँ उनसे वो वंचित रहे थे। इसलिए उनके दिमाग पर ये पड़ा, उनको दिमाग में ये आया कि हमें सरकार से लड़कर या किसी भी तरह छीन के अधिकार मांगने हैं, न कि मांग के। हालांकि इसमें तो गलत है, क्योंकि बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये शुरू में नहीं रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है, फिर भी ये अब क्या कर रहे हैं, उसको पेशा बना चुके हैं, नहीं मान रहे हैं। अब देखिए सरकार क्या क्या कर रहे हैं इनके लिए। राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना राजा का कर्तव्य होता है। यहाँ राजा से मतलब है सरकार का। लेकिन नक्सलवाद की समस्या को देखते हुए वर्ष 2006 में इसको राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना गया, तथा गृह मंत्रालय में नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए एक अलग प्रभाग बनाया गया। सोचिए कि इसका दायरा कितना विस्तृत रहा होगा कि गृह मंत्रालय को इसके समाधान के लिए एक अलग से विभाग बनाना पड़ा, ताकि नक्सलवादी समस्या से अपने मुक्त कर हो पाए। सरकार नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार पर काम कर रही है, ताकि ये जो चीज़ें हैं, मूलभूत चीज़ें हैं, उनको मिल पाएंगी तो वो क्या पड़ेंगे, उनका मुख्य धारा में जुड़ाव हो पाएगा और ये इनसे क्या होंगे, दूर होंगे धीरे धीरे इस पेशे से। फिर वर्ष 2013 में आजीविका योजना जो है वहाँ चलाई गई। उसके अलावा रोशनी नाम की विशेष पहल की शुरुआत की गई, ताकि सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, और ये रोजगार उनको मिलेगा तो क्या होगा, इनका आर्थिक विकास भी होगा और सामाजिक रूप से भी ये इस प्रकार की समस्याओं से निकल पाएंगे और देश के लिए कुछ कर पाएंगे, देश का नाम रोशन कर पाएंगे। वर्ष 2017 में नक्सल समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 8 सूत्री समाधान नामक एक कार्य योजना की शुरुआत की है, जो गृह मंत्रालय के तत्वाधान में चलाया जा रहा है। 8 सूत्री जो प्रोग्राम है, इसमें बहुत सारे लक्ष्य, कुछ गोल नोटिफाई किए गए हैं। उस गोल के द्वारा ये सरकार चाह रहा है कि सरकार की ये मंशा है कि इनके द्वारा क्या होगा कि वहाँ पर नक्सलवादी समस्या का समाधान होगा, मतलब वहाँ पर इसका उपाय किया जा सकेगा और इसमें इसकी तीव्रता में कमी लाई जा सकेगी, धीरे धीरे उसको हम खत्म कर पाएंगे। ये समाधान क्या है, यहाँ देखिए, स्मार्ट लीडरशिप, कुशल नेतृत्व की वहाँ पर बात की जा रही है। एग्रेसिव स्ट्रेटजी, आक्रामक रणनीति है, अगर हिंसा से वो बाज नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए आक्रामक रणनीति अपनाई जाएगी। मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, अभिप्रेरणा और प्रशिक्षण, मोटिवेशन के द्वारा उनको मुख्य धारा में जुड़ाव होगा, बौद्धिक तौर पर उनको हम क्या करेंगे, मजबूत करेंगे, ट्रेनिंग देंगे कि आप भी एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। उसके बाद एक्शनेबल इंटेलिजेंस, अभियोजन गुप्तचर व्यवस्था जो है वहाँ गुप्तचर रख के वहाँ उसके बारे में मंशा को पहले पता कर पाएंगे और धीरे धीरे उस क्षेत्र में क्या करेंगे, अपनी पहुँच बना पाएगी सरकार और वहाँ से समस्या को निकाल पाएगी। डी से डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड की रिजल्ट एरिया, कार्य योजना आधारित प्रदर्शक सूचकांक के परिणाममुखी क्षेत्र। देखिए ये लगाने से क्या होगा कि वहाँ के लोग ये जान पाएंगे कि हमारे लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, तो धीरे धीरे उनके विचार में हो सके परिवर्तन हो जाए और ये मुख्य धारा में आ पाए। तो ये जो योजना है, इसको दिखाने का अर्थ ये है कि सरकार द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो उन तक पहुँच पाए। एच से है हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, कारगर प्रौद्योगिकी के माध्यम से जितना जल्दी हो पाएगा, मतलब ये इतना सुगम होना चाहिए और इतना ज़्यादा दक्ष होना चाहिए टेक्नोलॉजी, इसका तुरंत लाभ मिले, ऐसे प्रयास वहाँ किए जा रहे हैं। ए से एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेड, प्रत्येक रणनीति की कार्य योजना बनाया जाएगा, इसके साथ सब स्ट्रेटजी अपनाए जाएंगे, तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से, छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से उन तक हम पहुँच पा सकते हैं और पहुँच पाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उनके नक्सलवादी क्षेत्रों में क्या होगा, विकास जैसे ही पहुँचा वो क्या होंगे, मुख्य धारा में धीरे धीरे जुड़ने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि पिछले कुछ सालों में तो कहीं कहीं क्या हुआ, नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, हथियार डाले हैं और आज वो क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेस करके अपने जीवन को चला रहे हैं। नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, नक्सलियों के वित्त पोषण को विफल करने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि नक्सलियों को क्या होता है कि फोकट का पैसा मिलता है, मुफ्त में पैसा क्या होता है, या तो
कोई एनजीओज हैं जो विदेश द्वारा उनको ये फंडिंग की जाती है और इनको बनाया रखा जा सकता है, या पॉलिटिकल इसमें कुछ हाथ हो सकती है, पॉलिटिकल भी इसमें कुछ ना कुछ इसमें सक्रियता है, तभी ये समस्या बनी हुई है। इसके लिए क्या हुआ, सरकार ने इसकी रणनीति बनाई कि इनको ये वित्त पोषण ना हो पाए, ताकि ये क्या करे, सरकार की बातों को माने और मुख्य धारा में आए। इसके अलावा नक्सलवाद की समस्या के समाधान के लिए सरकारी स्तर पर वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे अनेक नीतियां बनाई गई, किंतु उन नीतियों का कार्यान्वयन उचित ढंग से आज तक नहीं हो पाया। मतलब हमने प्लान जरूर बनाया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई, इसलिए समस्या आज तक जस की तस है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि नक्सलवाद के मूल में जाकर समस्या के समाधान के लिए सुनिश्चित प्रयास किए जाए और जो भी प्लान बनाया जाए उसको इम्प्लीमेंटेशन भी हो। समाज की मुख्य धारा से कटे व्यक्तियों के लिए पुनर्वास की उचित व्यवस्था की जाए। इस तरह भूमि सुधार कार्यक्रम लागू कर समस्या का स्थायी समाधान किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने ऊपर पढ़ाया कि क्या हुआ था, वहाँ पर सामंतवादी सिस्टम है, किसी का बहुत ज़मीन है, किसी के पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, निर्वाह योग्य भी भूमि नहीं है। तो अगर इसको हम इस भूमि सुधार को लागू करेंगे तो लोगों के पास आर्थिक विषमता जो धीरे धीरे कम होगी, और जैसे ही उनके पास ये पहुँचेगी तो वो इससे क्या होंगे, इससे अवगत हो जाएंगे और ये मानेंगे कि उनको जैसे मूलभूत चीज़ें मिलने लगी, उनको सुविधाओं का उनके तक पहुँच हो गया, तो वो इस पेशा से अपने आप को हटा लेंगे। नक्सलवाद को ये निष्कर्ष है कि आखिर पनपने और पोषण देने में जिन तत्वों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उनमें ये देखिए गरीबी, बेरोजगारी, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, एक बड़े वर्ग का समुचित विकास का अभाव, विस्थापन की समस्या, माइग्रेशन जिसको बोलते हैं, आदि प्रमुख है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नक्सलवाद देश के समक्ष एक गंभीर चुनौती है, हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा, ये एक बहुत बड़ी हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए ये बहुत विकट समस्या है, विकराल मुंह भाई खड़ी हुई है। 1967 ईस्वी में आरंभ हुए नक्सलवादी आंदोलन अपने प्रारंभिक काल से लगभग 55 वर्षों की यात्रा पूरी कर चुका है। इसकी तीव्रता में कभी कभी कमी आई, ऐसे तो सरकार पर डिपेंड करती योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन फिर भी क्या होता है, इनका समस्या का जो अस्थायी समाधान है वो अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। इस लंबी अवधि में न तो नक्सलवाद का प्रयोजन पूरा हो सका और न ही समाधान हो सका। हाँ, ये जरूर है, नक्सलवादियों की विचारधारा एवं सरकारी प्रयासों में अंतर अवश्य दृष्टिगोचर हुए हैं। मतलब हमने उसको स्कैन कर पाया कि आखिर अंतर जो है, कम से कम उसको उस तक हमारी पहुंच हो पाई, हम इसको समझ पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। एक विचारधारा के रूप में नक्सलवाद आज भी जीवित है, उसने अपना रूप अवश्य बदल लिया है। जैसे अर्बन नस्ल की हम बात कर रहे हैं, जो आंदोलन समानतों के शोषण व अत्याचार के विरुद्ध शुरू किया गया था, वह वर्तमान में सरकार एवं सुरक्षा बलों के विरुद्ध आंदोलन बनकर रह गया है। इनका ये पेशा हो चुका है, ये बार बार कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जिनसे इनकी ओर लोगों का ध्यान जाए और ये अपने आप को मुख्य धारा में, मुख्य मतलब समाचार का एक हेडिंग जो बोलते हैं, हेडिंग में आ पाएँ। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, इससे सुधार की जरूरत है। अब देखिए, आपके लिए प्रश्न है इसी संबंधित, नक्सलवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी शुरुआत 1967 में असम के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गांव में हुई, आपको ये बताना है। दूसरा है, ये संविधान तथा लोकतंत्र पर विश्वास न करके केवल हिंसा पर विश्वास करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी न तो 1 न ही 2। इसका 10 सेकेंड समय देता हूँ। आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा। तो आप बताइए कौन से ऑप्शन होंगे? इसका आंसर है बी, केवल 2। क्यों? क्योंकि आपको बताया कि असम में नहीं, ये पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिला है, आपको बताया गया है। बाकी ये जो है क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। दूसरा, अब क्या है, इसमें आपको अब बताना, अब एक चीज़ और बता दूं कि ये जो नक्सलवाद का जो संबंधित जो ये जो हमने वीडियो किया, इसमें एक मैपिंग, इसमें थोड़ा सा मैपिंग की इशू हो गई थी, मैपिंग से नहीं आ पाया ठीक से। लेकिन आपको बता दूं कि जब भी मैं अगला सेशन करूंगा, उससे पहले थोड़ा छत्तीसगढ़ का आपको मैप दिखा के आपको बता दूंगा कि छत्तीसगढ़ का ये जो पूरा बेल्ट है, रेड कॉरिडोर कहलाता है, और जो घटना हुई थी ये दोनों क्षेत्र के बीच में यहाँ पर हुई थी। मैपिंग में जो देखेंगे तो यहाँ से सटा हुआ है MP के बॉर्डर से, इस प्रकार यहाँ पर घटना ये हुई थी, ये मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि अब से कोई भी वीडियोज आएंगे आपके पास तो आप उसको देख सकेंगे और उसका लाभ ले पाएंगे। इतना ही नहीं, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, संबंधियों के साथ, या उन अभ्यर्थियों के साथ जिन तक अभी तक ये कार्यक्रम नहीं पहुंच पाया है, उन तक आप पहुंचाएं, और इससे क्या होगा, उनको भी लाभ होगा और अंततः वो भी इसका लाभ उठा पाएंगे, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।